फाइन। देखो क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर होगा ये? नहीं नहीं नहीं, उसके हिसाब से कल कितना करवाए थे? कल 5 हुआ था। देखो 6 यूएस से, यहाँ पे लिख लो द यूएस से, ठीक है। द यूएस से थ्रेटन, द यूएसए थ्रेटन अटैकिंग, देखो वही लिखा रहा है, वहाँ पे से भी लिख सकते हो, अटैकिंग नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इफ इट डिडंट बिहेव इटसेल्फ। आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि यूनाइटेड स्टेट्स ने थ्रेटन किया था, यानी कि धमकाया था, किसको? नॉर्थ कोरिया को। किस लिए धमकाया था? टू बिहेव योरसेल्फ, अच्छे से बिहेव करो। गलत बात है। क्यों? नॉर्थ कोरिया बहुत ही अलग तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था, है ना, और हाइड्रोजन बम का निरीक्षण कर रहा था। 4-5 साल पहले का ये स्टोरी है, समझ रहे हो? तो इसमें हमें क्या करना है? एरर को ढूंढना है। मैं ये जान लेना कि ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है? वर्ब चैप्टर से। यदि कहीं नाउन में गलती होता है तो वो गलती तुम्हारा प्रिंटिंग का है, इसका गलती नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ब में गलती है। तो कल के हिसाब से देखते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। करेक्ट बताए थे ना कल कि जो प्रिंसिपल क्लॉज में, यहाँ पे देखो, जो नहीं आए हो यहाँ पे देखोगे समझ में आ जाएगा सभी चीज़। यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रिंसिपल क्लॉज में जो कोई भी टेंस रहे, या वो पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, उसी हिसाब से सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी होना चाहिए। तो देखो करेक्ट, ये प्रिंसिपल हो गया लेट्स से। तो यहाँ से यदि हम करेंगे तो इट मे बी योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये थ्रेटन है, ये पास्ट है, ये पास्ट टेंस है, और ये भी पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है मुझे, दोनों ही पास्ट टेंस में है। समझ में आ रहा है ना? दोनों ही पास्ट टेंस में है। तो गड़बड़ कहाँ पे है? तो गड़बड़ ये है जी, ये यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है? जेरोंड की तरह काम कर रहा है। जेरोंड जानते हो ना तुम लोग? क्या होता है राहुल जेरोंड का मतलब? सबको बता दो क्या होता है जेरोंड का मतलब? क्या है जेरोंड का मतलब? हाँ, आईएनजी फॉर्म बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है वो? नाउन है क्या? बिल्कुल नाउन है। जेरोंड हो चाहे इन्फिनेटिव हो, वो नाउन की तरह काम करता है। बताए तो थे कई बार क्लास में, कल भी बताए हैं। तो यहाँ पे ये जेरोंड की तरह काम कर रहा है, यानी कि जेरोंड की तरह लिखा गया। तो गलत है, ये जेरोंड नहीं होगा यहाँ पे। जैसे कल बताए थे ना कि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, उसके बाद केवल टू इन्फिनिटिव ही आ सकता है। तो ऑन सिमिलर लाइन बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, उसके बाद इन्फिनिटिव फॉर्म ही आएगा। समझे? बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, जैसे उसमें एक ये भी वर्ब है, थ्रेटन भी है। थ्रेटन के बाद तुम्हारा या तो आइदर यू हैव इन्फिनिटिव फॉर्म, या तो तुम इन्फिनिटिव ले सकते हो या फिर तुम जेरोंड ले सकते हो। इन्फिनिटिव और जेरोंड बोथ आर एक्टिंग एज योर नाउन, दोनों ही नाउन की तरह काम कर रहा है। मैं यहाँ पे चूंकि थ्रेटन वर्ड है, उसके बाद हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म आना चाहिए, जेरोंड फॉर्म नहीं आना चाहिए। कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ था कि कोई बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ब है, उसके बाद केवल तुम्हारा जेरोंड ही आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म ही आना चाहिए। तो आई कन्फेस वाला जो बता दिए थे लास्ट में, आई कन्फेस डूइंग गुड थिंग्स इन लाइफ, आईएनजी फॉर्म में बता दिए थे ना। कन्फेस के साथ तुम्हारा हमेशा क्या जुड़ेगा? जेरोंड जुड़ेगा। बट बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ क्या जुड़ेगा? इन्फिनिटिव जुड़ेगा। तो पहले तो ये शब्द लिख लो, ऐसे कितने वर्ड्स है या इस तरह कितना पॉसिबिलिटी है जिसके साथ हमेशा क्या जुड़ेगा? इन्फिनिटिव फॉर्म जुड़ेगा। तो लिख सकते हो तुम लोग, एग्री लिख लो, एग्री हो सकता है, अरेंज हो सकता है, तेजी से लिखो, आस्क हो सकता है, अटेम्प्ट हो सकता है, कॉमा केयर हो सकता है,
कॉमा चूज हो सकता है, कम हो सकता है, डेयर, डिमांड, एक्सपेक्ट, इलेक्ट, फेल, एक तो ये भी लिख सकते हो तुम लोग, थ्रेटन, नीड, कीप के साथ आ सकता है जी, कीप कल था ना, कल कीप, उसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है, बहुत सारे वर्ड दोनों के साथ आ सकता है। ऑफर, प्ले, प्लान, प्रॉमिस, प्रूव, कॉमा रिमेन, से, स्वेर, वेट, वांट, विश, एसेट्रा लिख दो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एसेट्रा लिख दो। ये मैं इसलिए लिखा हूं कि कॉमन वर्ड्स है, बहुत ज़्यादातर यूज़ होता है लिखने में। तो जितने भी वर्ड्स देख रहे हो, जितने भी तुम ये वर्ब्स देख रहे हो, जब वर्ब्स का तुम अरेंजमेंट किए हो, ये वर्ब्स क्या फॉलो करता है? वर्ब्स फॉलो इन्फिनिटिव, टू प्लस या टू इन्फिनिटिव लिखो, ये टू इन्फिनिटिव को फॉलो करता है, इन्फिनिटिव, यानी कि 2 + V1 को फॉलो करेगा। थ्रेटन है इसलिए यहाँ पे थ्रेटन, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस से थ्रेटन टू अटैक नॉर्थ कोरिया इफ इट डिडंट बिहेव इटसेल्फ। समझ गए ना? यहाँ पे क्या होगा? टू अटैक होगा। क्या होगा? टू अटैक होगा। अब मैं एक छोटा सा तुम लोग को लॉजिक बताऊंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि अब कैसे रटे ये सब चीज़ को, है ना, मेमोरी में लाना तो बड़ा मुश्किल है ना, कि कैसे यही सब वर्ड्स होगा, या सो इससे पहले जो बताए थे वही वर्ड्स जेराउंड में होगा। तो इट मे बी कन्फ्यूजन फॉर सम स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए तुम पहले बात करते हैं हम लोग कि जेराउंड और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो बताओ तो जेराउंड का क्या डेफिनेशन होता है विवेक? हाँ, वेरी गुड, यही को डेफिनेशन है। जेराउंड का मतलब जो चीज़ क्या हो, रियल हो, करेक्ट, और वो फिक्स्ड हो। और ठीक इससे विपरीत क्या होता है तुम्हारा, और या फिर कंप्लीट हो सकता है, करेक्ट, जो तुम भूल रहे हो। तो एनीवे, बट उस चीज़ को समझ लोगे ना तो इसका ही बहुत सारा चीज़ पूरा हो जाएगा। पहले इसको लिख लो, तेजी से इसको लिख लो पहले एग्जाम्पल को। हाँ, वेट, WAIT, वेट, वांट, विश, एसेट्रा। मिटा दें। देखो, तो इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें फिर से रिविजिट करना होगा जेराउंड और इन्फिनेटिव की तरफ, और समझना होगा कि जेराउंड और इन्फिनेटिव होता क्या चीज़ है। समझ गए? देखो, जेराउंड एंड इन्फिनेटिव, जेराउंड मतलब VING फॉर्म, करेक्ट, वर्ब का VING फॉर्म। इसका मतलब क्या है? 2 + V1 फॉर्म। बहुत क्या है? अब देखो, जेराउंड और इन्फिनेटिव दिखता तो वर्ब की तरह है, बट इट इज एक्टिंग एज योर नाउन। अब कोई भी वर्ड यदि नाउन की तरह काम करे तो इसका मतलब क्या हो गया? या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और मैं यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वो तुम लोग जानते हो, है ना। सब्जेक्ट का एक्शन जहाँ पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है सेंटेंस में। समझ गए? तो ING फॉर्म देखो, इसका कुछ भी चीज़ होगा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, वॉकिंग, हाँ, गोइंग, ठीक है, वेटिंग, ठीक है, इस तरह का कोई भी वर्ड है, लेट्स से। तो जो भी ये वर्ड होगा ना, ये क्या होगा तुम्हारा? या तो ये फिक्स होगा, या तो ये कंप्लीट होगा,
करेक्ट, और या तो ये रियल होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, कई बार मैंने नाउन के चैप्टर में बताया है इसके बारे में। जैसे स्विमिंग, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या है? स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज? स्विमिंग। देखो, तो व्हाट से जो डिकोड होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। समझ में आ गया ना? उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये रियल चीज़ है ना कि स्विमिंग करने सच में होता है, और ये चीज़ तुम्हारा फिक्स है एक तरह से कहा जाए तो। हाँ, ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट क्योंकि कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर डेफिनेशन के हिसाब से कंप्लीट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे MS धोनी देख लो। MS धोनी क्विट प्लेइंग क्रिकेट इन 2019। देखो, क्विट प्लेइंग आया कि नहीं आया? तो क्विट के बाद प्लेइंग आया यहाँ पे, तो प्लेइंग देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना ये चीज़, यहाँ पे तो ये चीज़ कंप्लीट करवा रहा है। तो समझ गए ना, ING फॉर्म में तुम्हारा या तो फिक्स्ड भी हो सकता है, या तो रियल भी हो सकता है, या कंप्लीट भी हो सकता है। जो ही नहीं कि एक सेंटेंस में तीनों चीज़ हो, एक सेंटेंस में तीनों भी चीज़ आ सकता है, एक भी चीज़ आ सकता है, या दो भी चीज़ आ सकता है, उसको हम जेरोंड कहते हैं। समझ में आ गया ना? इन्फिनेटिव क्या होता है? जैसे इन्फिनेटिव में देखो, इसका करोगे तो टू वॉक हो गया, टू गो हो गया, इसी को कर रहे जी। आप मत बोलना कि सर स्पेलिंग क्या है, टू वेट हो गया। समझ गए? इसी को हम चेंज करते हैं। जब चेंज करते हो तो इसका जो मीनिंग होगा ना, वो मीनिंग रियल नहीं होगा, समझे? एब्स्ट्रैक्ट होगा, मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी कि रियल नहीं है, नॉट रियल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब नॉट रियल, नॉट फिक्स, कोई जरूरी नहीं कि फिक्स हो ऐसा, एंड नॉट कंप्लीट, कंप्लीट भी नहीं होगा वो। एग्जाम्पल देखो, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विम करना गुड एक्सरसाइज है, तो फ्यूचर का बात हुआ कि नहीं हुआ? ये सॉरी, यहाँ पे फ्यूचर लिख दो, यानी कि फिक्स नहीं है। टू स्विम करना होता, मगर फिक्स तो नहीं है बात। जो फिक्स नहीं है, जो रियल नहीं है, वो क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। और जो चीज़ पहले से फिक्स है, जो रियल है, वो क्या होता है? तुम्हारा जेरोंड होता है। ये अंतर समझ में आया ना? अब इस कॉन्टेक्स्ट से उस वर्ड को विजिट करो और देखो वहाँ पे हो क्या रहा था। इससे पहले बात करते हैं हम लोग जेरोंड का। अभी तो बात करें क्या, अभी तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अभी बात करें कि इन्फिनिटिव में कौन से वर्ड्स होने चाहिए। चलो अभी का वर्ड लेते हैं। जैसे विश का बात किया गया, विश, और वांट का बात किया गया है, करेक्ट? ये सब वर्ड के बाद क्या होना चाहिए? आमतौर पे इन्फिनिटिव लगना चाहिए, यही ना बोला गया है? वांट के बाद इन्फिनिटिव लगना चाहिए। जो अभी लिस्ट बताए हैं क्या है? इसमें विश था, वांट था, या थ्रेटन था। उसके बाद क्या लगना चाहिए? टू लगना चाहिए, 2 + V1 लगना चाहिए, करेक्ट? देखो, इस वर्ड से ही हमको वो आता है सुगंध कि यस, ये विश कभी पूरा हुआ है कभी किसी का, यानी कि चांसेस है, जरूरी नहीं कैसा हो। तो इसलिए 2 + V1, समझ में आ रहा है ना? इसलिए 2 + V1। देखो, वांट का भी सेम चीज़ है। थ्रेटन देखो, थ्रेटन किया गया कि ऐसा करेंगे, जरूरी नहीं कि वो ऐसा किया जाए, वो फ्यूचर का चीज़ है, वो चीज़ फ्यूचर का है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और देखो कौन सा वर्ड सब है उसमें? रिमेन। रिमेन के बाद यस, जरूरी नहीं कि वो कंप्लीट हो, वो फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। जो चीज़ फ्यूचर का बात हो, जो चीज़ अनरियल हो, जो फिक्स ना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। और यदि ये सभी जितने वर्ब है ना, उसको क्लोजर लुक से देखोगे ना, तो तुमको ये सभी चीज़ का आएगा। ये चीज़ आएगा कि हाँ, ये वर्ड यदि आगे कैरी होके आता है, यदि आगे जाएगा, तो ये पूरी तरीके से टू इन्फिनिटिव का ही बोध देता है। बात समझ में आया? इससे कल का क्लास में चलते हैं। कल के क्लास में क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे? हाँ देखो, उसमें एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है, देखो उसमें। हाँ देखो, उसमें कौन सा वर्ब्स है? 2-3 वर्ब्स बताओ तो हमको, जो कॉमन यूज करते हैं हम लोग। हाँ सॉरी, हाँ परमिट है, परमिट, अलाउ है। यस, अलाउ में क्या हो सकता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल, ये रियल हो सकता है, अलाउ करना रियल हो सकता है ना? तो ये जो तुम्हारा जो वर्ड है ना, इसका जो थीन लाइन जो डिफ्रेंसिएशन है, ये बेसिक डेफिनेशन से ही निकलता है। आर यू गेटिंग मी? यानी कि जो ये जो बेसिक डेफिनेशन है कि ये फिक्स्ड होगा, कंप्लीट होगा, रियल होगा, और ये जो डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट होगा, नॉट फिक्स्ड होगा, फ्यूचर होगा, यहीं से वो तुम्हारा वर्ड सब उसके पास जुड़ता है। समझ में हो विवेक? नहीं तो अदरवाइज तुम्हारे पास बहुत सारे लिस्ट है, अब वो लिस्ट को कितना लिखोगे? हाँ, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो दोनों को भी कर सकते हैं, दोनों में। जैसे कीप देखो, कीप दोनों में भी हो सकता है,
ठीक से देखोगे तो ये फ्यूचर का भी चीज़ हो सकता है और सच में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। हाँ स्विम भी है, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है। तो ये समझ में आ गया तो क्या बोले हैं अभी कि बहुत सारे वर्ड्स को देखने के बाद ही पता चल जाता है कि ये वर्ड्स किस दिशा में जा रहा है। समझे, ये रियल दिशा में जा रहा है कि अनरियल की दिशा में जा रहा है। और वर्ड का मतलब क्या है कि वर्ब का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस चीज़ को लिख लो। इसको लिखना चाहते हो, हाँ जो पहले जानते हो तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं जानते हो फटाफट लिख लो इस चीज़ को। हो गया ना, लिख लिए। देखो मोर एग्जाम्पल, इस टाइप का एग्जाम्पल जो लिस्ट से मिलता जुलता हो। वैसे तो तुम लोग खुद भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बट आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट is elected to represent the people of India for a period of 5 years, है कि नहीं है? यही होता है। तो कहाँ पे यूज किए हम लोग, देखो इलेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा टू रिप्रेजेंट। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इलेक्टेड है, उसके बाद इलेक्टेड जो वर्ड है या इलेक्ट जो वर्ड है उसके बाद हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म ही आएगा, और ये इन्फिनिटिव फॉर्म ही आया है क्योंकि उस लिस्ट में इलेक्ट भी होगा। नहीं लिखा गया तो वहाँ पे लिख सकते हो जाके, है वहाँ पे ना। हाँ तो बिल्कुल एक्सपेक्ट हो, इलेक्ट हो, सब है ना, बिल्कुल हो जाएगा उसका। देखो एक नोट करके लिख लो, नोट करके verbs that followed by either, दोनों ही फॉलो कर सकता है, either gerund और to infinitive, दोनों ही फॉलो कर सकता है। तो इस तरह का वर्ब देखो, एग्जाम्पल begin ये फॉलो कर सकता है, आस्क ये फॉलो कर सकता है, हेट, लाइक, लव एसेट्रा ये फॉलो कर सकता है, दोनों ही फॉलो कर सकता है। समझे ना? इसके बाद जर्नल फॉर्म भी आ सकता है, इसके बाद टू इन्फिनिटिव फॉर्म भी आ सकता है, बहुत आर एक्सेप्टेबल। बट जो भी आएगा तो उसमें मीनिंग कुछ अलग रहेगा, क्योंकि जेरोन आएगा तो वो रियल चीज़ है, वो फिक्स चीज़ है और कंप्लीट भी हो सकता है। यस, आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 6 नंबर खत्म हो गया। तो बताना तुम लोग 6 नंबर के बाद जो भी है उसमें क्या मिस्टेक दिया गया है, देखो जरा। ये रोशन समझ में आया तुमको, ये क्या चीज़ बताया है? आलोक समझ में आया चीज़ थोड़ा बहुत? समझ लोगे? हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो, तेजी से देखो क्या मिस्टेक हुआ है उसमें। देखो तेजी से देखो।
इंक्रीजिंग प्राइजेस। क्या ठीक है, तुम लोग बोलो 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 क्या होगा। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिखा देता हूँ। सेवेंथ, the increase in prices of pulses and vegetables are causing hardship to कॉमन मैन। यही है। तो बताओ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। क्या बोले थे विवेक, इसमें कहाँ मिस्टेक हुआ है। अच्छा, द इंक्रीजिंग बोल रहे हो, द इंक्रीजिंग इन प्राइजेस। ओके हाँ निहाल, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, इधर देखो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताओ तुम लोग। यस, एनी आइडिया। The increase in prices of pulses and vegetables are causing hardships to common man। यही है। देखो यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे इंक्रीजेस नहीं है, इंक्रीज है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए ना। तुम लोग यहाँ पे पल्सेस देख ले रहा है, वेजिटेबल्स देख रहा है, इसलिए लग रहा है तुम लोग को प्लुरल चीज़ है। बिल्कुल प्लुरल नहीं है, वो सिंगुलर है। ये पूरी इंक्रीज, ये सिंगुलर, यानी कि जानते हो जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब क्या होना चाहिए हमारे पास, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, चाहे वो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्यों ना हो या फिर वो वर्ब मेन वर्ब क्यों ना हो। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो द इंक्रीज इन द प्राइजेस, इंक्रीजेस नहीं है, इंक्रीज है, तो ये सिंगुलर है। देखो इसके बारे में सब्जेक्ट क्या है, इंक्रीज का बात किया गया है। सब्जेक्ट व्हाट, तो इंक्रीज। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ड से पहचानते हैं ना जी, वर्ड से। तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस हिसाब से यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इज होना चाहिए, और इस क्या है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। समझे, ये तो बहुत ही सिंपल था। जैसे इसी तरह का एक एग्जाम्पल देता हूँ। ड्राइविंग while reading books and talking to people is dangerous। समझे, ये भी डेंजरस क्यों, क्योंकि यस ड्राइविंग का बात है, मेन ड्राइविंग का बात है, एंड ड्राइविंग इज योर सिंगुलर। समझे ना, ड्राइविंग वाइल रीडिंग बुक्स एंड टॉकिंग टू पीपल इज डेंजरस। यहाँ पे यदि आर लगा दोगे इसलिए क्योंकि रीडिंग बुक्स तो गलत हो जाएगा जी। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पे आर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सिंगुलर है, और सिंगुलर जब सब्जेक्ट आया तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। समझ गए। उसका देख लो, दूसरा देख लो। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला सिंपल है। उसका देख लो, दूसरा देख लो।
बताओ क्या होना चाहिए वहां पे? उसके बाद कौन सा देखो तो क्या है, क्राउड वाला है ना वो उसमें, समझ गए वहां पे? यस आलोक, इसके बारे में आज भी चर्चा हुआ था क्लास में, आज या कल चर्चा हुआ था आफ्टरनून क्लास में, मैंने बताया था तुम लोग को। देखो क्या है, देखो यहाँ पे 6 7 8 ही है ना ये। द क्राउड was एक्सट्रीमली, क्या है ये, एक्सट्रीमली रेस्टलेस। जानते हो ना रेस्टलेस का मतलब क्या होता है? कमोशन में है वो लोग, यानी कि हरकत कर रहा है पूरा। क्यों? कश्मीर फाइल्स देख लिया। एस द शो was delayed, यही सेंटेंस दिया गया है वहां पे, दिया गया ना, वही दिया गया ना। देखो तो क्राउड क्या होता है? यू नो क्राउड क्या है? वेरी गुड। क्राउड कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। जब कोई कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में? देखो टीम क्या है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जिताना मैच को। एक गोल हुआ कि नहीं हुआ? यानी ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एंटिटी जिसका एक गोल हो, वो सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। समझे? ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ज्यूरी एग्जाम्पल हो सकता है, कमिटी हो सकता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? चूंकि क्राउड कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसका जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। तो यहाँ पे देखो वर्ड लगाया गया ना, तो लिख दोगे कि वर्ड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। समझो? वाज होना चाहिए, क्योंकि सो में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब दिया गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो, और प्लस तुम प्रिंसिपल वर्ब और तुम यदि सेकेंडरी वर्ब का बात करते हो तो वो भी कंसोनेंट्स है, दोनों में वही वर्ब यूज हो रहा है, यानी कि पास्ट टेंस का ही है, वो भी क्वालिफाई कर गया। बताए थे ना प्रिंसिपल वर्ब के हिसाब से सेकेंडरी वर्ब भी होना चाहिए, तो वो भी क्वालिफाई कर गया। और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर भी है, तो मिस्टेक यहीं पे हुआ है, तो वो लिख लो। तो ऐसा बहुत सारा वर्ड्स हो सकता है, तुम लोग जानते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो कलेक्टिव नाउन। ऐसे तो नाउन का जब बताएंगे फिर से कॉम्पिटिटिव वाला, तो उसमें आएगा ये सभी चीज़ फिर से। तो देखो पीपल हो गया, करेक्ट, हर्ड हो गया, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं, क्लास हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, कमिटी हुआ, करेक्ट, या फैकल्टी हो गया। फैकल्टी का मतलब क्या है? कोई बोलेगा कि हम फैकल्टी है तो गलत बात है, हम टीचर है। ग्रुप ऑफ टीचर को फैकल्टी कहा जाता है, समझे? फैकल्टी, यस, ग्रुप ऑफ टीचर बोलते ना, हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी है, समझे? फैकल्टी इज अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, समझे ना? तो ये सभी चीज़ हो सकता है। क्लास देखो, क्लास भी क्या है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ना है। तो क्लास देखो, एग्जाम्पल देखो, द क्लास इज मेंटेनिंग साइलेंस। देखो इज आया कि नहीं आया क्लास के बाद? इससे साफ साफ दिखता है कि क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, करेक्ट। क्लास इज मेंटेनिंग साइलेंस, या फिर टेंस बदलते हुए अलग अलग कर दो, क्लास हैज मेंटेन्ड साइलेंस, वो भी एक ही बात है, उसने साइलेंस को मेंटेन किया है। समझ गए? तो इस तरह का बहुत सारा वर्ड हो सकता है। अब मैं एक दो वर्ड और भी एक्स्ट्रा लिखा दूं तुम लोग को, कि इसका भी बहुत बड़ा होता है। नाउन चैप्टर में मैंने बहुत सेलेक्टेड ही बताया है, और इसमें देखोगे तो मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ठीक है, वो भी हम सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, ये भी कलेक्टिव है। जैसे इस कंट्री में मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी रिलीजन क्या है? हिंदू है, माइनॉरिटी में जैन हो गया, सिख हो गया, ऐसा बहुत सारा है, तो ये सब माइनॉरिटी हो गया। और गेटिंग मी, वो भी एज अ कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, और इसलिए माइनॉरिटी के बाद तुम्हारा इज आएगा, मेजोरिटी के बाद इज आएगा, पेपर पढ़ना समझ में आ जाएगा।
हालांकि उसमें तो बहुत सारे पीपल है, बट दे आर एक्टिंग और दे आर फॉर द सेम गोल, एक गोल है। हाँ, तो साथ में आया तो अलग बात है, और ऐसे द मेजोरिटी लिखेंगे तो कलेक्टिव नाउन का बात हुआ। हाँ बोलो। सोल्जर, आर्मी लिख दो, आर्मी इक्वल टू योर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर नहीं लिखते हैं, ठीक है, सोल्जर सिंगुलर वर्ड है, आर्मी तुम्हारा कलेक्टिव नाउन है। लिखो यहाँ पे आर्मी लिख दो, यहाँ पे आर्मी है। टीम लिख दो, टीम भी है तुम्हारा, टीम तो बहुत बार एग्जाम्पल दे चुके हैं, समझे। ये हो गया। जैसे सोसाइटी देखो, सोसाइटी भी बेस्ट एग्जाम्पल होगा, सोसाइटी। हाँ स्कूल बिल्कुल हो जाएगा, स्कूल, समझे। ग्रुप हो गया, हाँ हो सकता है। समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या है, हाँ तुम आलोक आंसर दो इसका, आज ही बताए, देखो दो आंसर इसका, दो इसका आंसर दो तेजी से, तो उसको दिखाओ उसको। ये आज ही डिस्कस किए हैं हम आफ्टरनून क्लास में। नाइन्थ, आइदर केएल राहुल और मनीष पांडे। वहां पे लिखा गया है ना, ये नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आर गोइंग टू बैट एट नंबर 4 इन इंडियन क्रिकेट टीम। पूरा लिख लेना, वहां से लिख लो ना। देखो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ तेजी से। इज होगा, जानते हो ये चीज, आ गया ना। देखो आइदर और हो या नाइदर नॉर हो, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कह देते हैं, याद होना चाहिए, या एच हो या एवरी हो, सबके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब का मतलब या तो वो ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है या फिर वो मेन वर्ब हो सकता है, दोनों ही। समझ गया। और भी बहुत सारे वर्ड्स है ना, जैसे समवन, ये भी बताए थे तुम लोग का जब ये टेस्ट लिए थे, समवन, ठीक है, वो आएगा थोड़ी देर में। समवन, समझ गए, समवन हो गया, ईच एवरी हो गया, एवरीवन, एवरीवन, ये सब क्या है, ये देखोगे ठीक से तो यूल गेट, ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो फिक्स नहीं हो और किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, समझे। समवन, पता नहीं है समवन कौन है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ईच, पता नहीं है ईच कौन है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और उसी का कुछ कुछ पीस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। जो वर्ड्स काम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने में, उस वर्ड्स या फिर उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ गया ना ये चीज। तो देखो ये और भी एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, आइदर माई ब्रदर और आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी। आइदर माई ब्रदर और आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी। तुम लोगों को पता होना चाहिए, यस तुमको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया था, या तो ये तो 231 का रूल फॉलो करेगा, देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले कौन सा आ रहा है, देखो ये पहले 3 आ रहा है तब 1 आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। 3 का मतलब क्या होता है, जो थर्ड पर्सन है, माई ब्रदर थर्ड पर्सन है कि नहीं है, समझे। उसके बाद तुम्हारा आई आया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो ये बताए थे जब 2 सिंगुलर हो और आए तो हमेशा पहला फर्स्ट
क्या है तुम्हारा फर्स्ट सब्जेक्ट का, सॉरी फर्स्ट पर्सन का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव आना चाहिए या फिर वैसा वर्ब आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वर्ब आया कि नहीं आया, एम आया है। एम किसका है, पहला वाला का है। और यदि ये प्लुरल होता, ये कान खोल के सुनो, यदि प्लुरल होता आइदर माय ब्रदर्स और वी ऐसा होता लेट्स, तो यहाँ पे आर होता, ठीक है ना, क्योंकि वी के साथ आर आता है। नहीं समझ में आया, प्रोनाउन चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ये समझ में आया ना। देखो ये समझ लो इस चीज को, ये प्रोनाउन के चैप्टर में बताया था मैंने। देखो एक तो ये समझो, यहाँ पे समझो बच्चा लोग, इधर देखो इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, 2 3 1 रूल, ये क्या होता है 231 का रूल। इसका मतलब है कि सेकेंड स्टैंड फॉर सेकेंड पर्सन, थर्ड स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन एंड वन स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन। अब ये बताने की जरूरत नहीं है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है। हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हुए, तुम सुन रहे हो तो तुम सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। सो सिंपल है ना। तो यदि कोई भी सेंटेंस में ये तीनों वर्ड आए, इधर देखो छोड़ो, तीनों एक सेंटेंस में तीनों चीज आए और वो भी सिंगुलर फॉर्म में आए, समझे। सिंगुलर फॉर्म का मतलब क्या है कि सेकंड यू, 3 ही या फिर सी, आई में 1 में आई, सिंगुलर फॉर्म हुआ ना। इसका प्लुरल फॉर्म क्या हो सकता था, यू का यू हो सकता था, ही और सी का दे हो सकता था ना, और आई का वी, ये प्लुरल फॉर्म हो गया। बट यदि सिंगुलर फॉर्म में, समझो, यदि सिंगुलर फॉर्म में एक सेंटेंस में आए तो हमेशा हमें 2 3 1 पैटर्न फॉलो करना चाहिए, समझे। तो जैसे एग्जांपल देखो, यू कॉमा ही एंड आई, you, he and I are going to market, समझे। तो ये करेक्ट है। यदि तुम यहाँ पे ऐसा लिखते हो I, you and he are going to market, तो गलत हो जाएगा। You have to follow the 2 3 1 पैटर्न। समझ में आया ना, यहाँ समझ में आया ना ये। अब देखो यहाँ समझो, यदि इससे रिलेटेड वर्ब हो, इससे रिलेटेड तुम्हारा कोई वर्ब दिखाना हो तुमको, तो हमेशा ये जानकारी होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन को फॉलो करता है। जैसे मान लो कि 2 वर्ड आया, आई आया और यू आया, तो कौन सा वर्ब फॉलो करेगा या कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉलो करेगा, तो पहला वाला का फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला का, चाहे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो चाहे वो तुम्हारा वर्ब हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव जानते हो ना, दिस इज माई पेन, तो माई क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। वर्ब जानते हो, इज लगा है तो वो वर्ब हो गया। तो यहाँ पे भी देखो यही चीज किया गया है, चूंकि ऑप्शन दिया गया कि आइदर माय ब्रदर और आई, तो पहले देखो यहाँ पे ये 2 3 1 पैटर्न फॉलो किया है कि नहीं किया गया, तो फॉलो किया गया है। देखो माय ब्रदर आया, पहले 2 नहीं है इसलिए 2 खत्म कर दिए, 3 आया है। जब 231 में 2 खत्म हो जाएगा तो 31 बन जाएगा, क्योंकि 2 का ऑप्शन दिया ही नहीं है यहाँ पे। 2 3 1 में 2 खत्म कर दोगे तो 31 हो जाएगा। 2 3 1 में 3 खत्म कर दोगे तो 21 हो जाएगा। 2 3 1 में 1 खत्म कर दोगे तो 23 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा दिए के लिखा कैसे गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, माय ब्रदर, समझे। तो 2 3 1 फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये 3 है, उसके बाद 1 है, तो ये यहाँ पे ये पास कर गया 2 3 1 का रूल, समझ गए। उसके बाद दूसरा क्या है नियम, वर्ब पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वर्ब में देखो इसका फर्स्ट पर्सन का वर्ब होता है। यदि फर्स्ट पर्सन आ गया है तो फर्स्ट पर्सन का वर्ब होगा, और यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आया तो फर्स्ट पर्सन का ही होगा। यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ गया तो सेकंड पर्सन का होगा, और यदि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों का आ गया तो फर्स्ट पर्सन का होगा। फर्स्ट पर्सन हमेशा लीडिंग डोमिनेटिंग स्टेज में रहेगा। आर हो सकता है बट डिपेंड करता है तुम्हारा यहाँ पे एंड वाला चीज हो, जोड़ने वाला चीज। इसमें आइदर है, ऑप्शन दिए गए ना, तो और दिया गया, सिंगुलर दिया गया, इसलिए सिंगुलर वर्ब। और कौन सा सिंगुलर वर्ब, आई का सिंगुलर वर्ब। तो एम आने का समझ में आ गया ना, एम आने का क्या इसके पीछे लॉजिक। ये बताने के लिए इतना तिगरमबाजी करना पड़ा, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भगवान जाने। चलो इसको लिख लो, इसको तेजी से लिख लो, जैसा लिखना है लिख लो इसको तेजी से, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देंगे। लिख लो इसको तेजी से।
अरे तुमको समझ में आया कुछ क्या बोले हैं? तुमको तो पढ़ा रहे ये सब चीज़। लिखो यार, तेजी से लिखो इसको। कंप्लीट हो गया ये? देखो, तो चाहे उसमें आइदर और हो, देखो जितना भी वर्ड्स है ना, ये जितना भी वर्ड्स होगा उसके साथ कुछ भी चीज़ आए, यस यू मस्ट प्लेस सिंगुलर वर्ब। बढ़िया से कान खोल के सुनो, टेस्ट लेंगे हम अच्छे से, इसलिए एक एक चीज़ सुनो यहाँ पे। और ये चीज़ हम बता चुके हैं उस क्लास में भी। उस क्लास में भी समवन का जिक्र आया था कि नहीं आया था उस दिन? यही लॉजिक था, यही सब चीज़ तो था उस समय। तो वर्ब का ही चीज़ है वो सब। और दूसरा देखो वहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, द पियानो, लिख लो ये भी। द पियानो और द बुक, द पियानो और द बुक केस हैज टू, द पियानो और द बुक, रुक जाओ, द पियानो और द बुक हैज टू बाय फ्रॉम द मार्केट। लेट्स से इसको सिंपल कर देता हूँ। देखो, द पियानो और द बुक हैज टू बाय फ्रॉम द मार्केट। देखो और आया कि नहीं आया, इसलिए हमने वर्ब कौन सा लगाया? सिंगुलर वर्ब लगाया। हैज क्या है? सिंगुलर है कि नहीं है? हैव क्या है? प्लूरल है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ और, क्या लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब लगवा रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, सो ऑन। उसके बाद देखो दूसरा, वहाँ पे देख लो, चेक करो कौन सा सेंटेंस है। हाँ, जो तुम लोग बोल रहे थे उस समय, विराट कोहली वाला, वही है। देखो, हाँ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन था इससे रिलेटेड एज वेल एज। हाँ, तो वो क्लियर हो जाएगा इस क्लास में, समझे ना? हाँ, समझे? चलो, देखो कितना, 9th ना? विराट कोहली 10th है क्या? 10th। विराट कोहली, कॉमा है जी यहाँ पे, एज वेल एज, विराट कोहली एज वेल एज द अदर प्लेयर्स, are practicing at the ground, जराउंड नहीं, ग्राउंड। देखो यहाँ पे, ये तो बात कर चुके। देखो ये बात समझो, पंक्चुएशन मार्क उस दिन बताए थे। एक तो देखो बहुत तरीका है इसको समझने के लिए। पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, तो ये जो चीज़ है ना, जब पंक्चुएशन मार्क उसको सेपरेट कर दे दोनों तरफ, इसका मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और इसका इन्फॉर्मेशन ये क्या है? नॉन एसेंशियल पार्ट है। यदि ये नहीं भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस को, जिसको बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कैसे पता चला एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? प्रेजेंस ऑफ दिस वन, नो एज वेल एज से नहीं, इससे समझे? ये कॉमा से, ये पंक्चुएशन कम है, यानी कॉमा वाला जो दो है उसे पता चला। और जो भी कॉमा से प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस। लिख लो, नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये नहीं भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझो, विराट कोहली एज वेल एज द अदर प्लेयर्स, मैं बोलने के टाइम में तो हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं। मैं कभी भी एज वेल एज लगता है तो कॉमा लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट के साथ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यदि वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी रहता तो कोई सब्जेक्ट को नहीं फर्क पड़ता। समझ में आ रहा है ना? तो मेन यहाँ पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है,
यानी कि जो मेन सब्जेक्ट कौन सा है, विराट कोहली है, और ना ही ये कंपाउंड नाउन है। बताए थे ना कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है। जैसे मोहन एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, तो मोहन एंड श्याम दोनों ही नाउन है, दोनों ही सब्जेक्ट है। तो एक से अधिक सब्जेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन या कंपाउंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। कोई बोलेगा कि एक विराट कोहली एज वेल एज ये कंपाउंड नाउन है तो गलत हो जाएगा, समझिए। कंपाउंड नाउन कभी हो ही नहीं सकता ये, क्यों? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली एक प्लेयर है जी, समझे। विराट कोहली एक आदमी का बात कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लिखो इस चीज को। तो इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, द प्रेसिडेंट कॉमा along with president comma along with his officer is on trip to let's say Egypt। समझे? तो प्रेसिडेंट कॉमा along with his officer, तो क्या किए हम, ऑफिसर्स लिख दो, बहुत सारे ऑफिसर्स। तो ये भी क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इज है यहाँ पे, सिंगुलर है। समझ गया ना? सेम, चाहे एज वेल एज हो, अलोंग विथ हो, ये कभी भी तुम्हारा क्या है कि कंपाउंड नाउन का हिस्सा नहीं, यानी कि नाउन का हिस्सा हो ही नहीं सकता है, सब्जेक्ट का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यदि ये नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस को। हाँ, उसके बाद देखो और क्या दिया गया है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, लिख लो। तो दूसरा बताओ कहां पे मिस्टेक हो रहा है पिंटू। देखो तो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बताओ कहां पे मिस्टेक है, बताओ। हम बिल्कुल बोलो, कौन सा है सेंटेंस, कौन सा है। एवरी वोट ऑफ द लैक्स पोल्ड डू काउंट इन ए टाइट इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट। बात तो सही है, क्या होगा, डज होगा। बहुत अच्छा, देखो डज कैसे होगा, एवरी वर्ड है ना, जस्ट बताए थे अभी। एवरी हो, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, या आइदर और हो, या नाइदर नॉर हो, या और हो, अलग से और हो, वो सब के साथ क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे डू तो प्लूरल के लिए होता है, यहाँ पे डज हो जाएगा। समझे? तुमको समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो डज हो जाएगा, वही लॉजिक, सेम लॉजिक। तो लिखो सेंटेंस, करेक्ट करो उसको। Every vote of the lakhs polled do count in a tight electoral context। देख रहे हो ना, विद द प्रेजेंस ऑफ एवरी। ये एवरी जब आएगा तो हमेशा जो वर्ब होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, इसको सिंगुलर कर दो तो आंसर क्या होगा, डज होगा। करेक्ट कर लो सेंटेंस को। एवरी वोट ऑफ द लैक्स पोल्ड डज काउंट इन अ टाइट इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट। समझ गए? यानी कि हर एक वोट का कीमत है जब जहाँ पे बहुत टाई वाला इलेक्शन हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है ना, एक वोट से जीतता है कोई, वही चीज़ बताया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे फिर से नोट करके लिख लोगे वही जो लिखाए थे कि जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है, एग्जाम्पल वही सब, वन या समवन, करेक्ट, समवन या एवरीवन या आइदर या एवरी, इस सब में क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए।
बिल्कुल। ये भी बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। नाइदर ऑफ द बैट्समैन, देखो ये लगा दिए, प्लूरल कर दिए, एक ही बात है। नाइदर द बैट्समैन was willing to take risk। समझ गए? नाइदर ऑफ द बैट्समैन वॉज विलिंग टू टेक रिस्क। तो देखो वॉज आया कि नहीं आया ये? क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइदर आया, समझे ना? नाइदर आया। अब देखो यदि मैं बैट्समैन के बीच में ऑप्शन देता तो नॉट आता, वहाँ हमें ऑप्शन नहीं दिया, वो हम ऑप्शन देंगे तभी नॉट को यूज़ करेंगे। बात समझो, हम आइदर को यूज़ कर सकते हैं, आइदर स्टूडेंट्स। तो आइदर स्टूडेंट का मतलब क्या कि दो स्टूडेंट है, मैं उसके बारे में हम मेंशन नहीं करना चाहते हैं। यदि हम आइदर के साथ और यूज़ करना चाहें तो उसमें मेंशन करना होगा हमें आइदर ए और बी। जब मेंशन कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट क्या है, ए है बी है, तब हम और लगा रहे हैं। और यदि हमको मेंशन नहीं करना पड़े तो बस हम आइदर लगाएंगे। और ये अंडरस्टूड है कि ये जो स्टूडेंट्स ये दो के बीच में बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली नाइदर जो है, देखो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। नाइदर ऑफ द बैट्समैन, यानी कि दो बैट्समैन है, वो बैट्समैन के बारे में जिक्र नहीं है, वो कोई भी बैट्समैन हो सकता है। यदि उस बैट्समैन के बारे में जिक्र हो जाए तो क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, जैसे इसमें और लगा रहे थे। तो नाइदर लिख लो विराट कोहली नॉर रोहित शर्मा was willing to take risk by opening the match। समझे ना? तो समझ में आ रहा है कि ऑप्शन जब आता है, रियल ऑप्शन आता है, तभी हम और का यूज कर सकते हैं या नॉट का यूज कर सकते हैं। और यदि ऑप्शन नहीं है अवेलेबल तो बिल्कुल खाली आइदर का यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। और दोनों केस पे देखो, दोनों केस में वर्ब क्या होगा? सिंगुलर ही होगा, दोनों ही केस में। उसके बाद देख सकते हो वहां पे क्या है, वहां पे देखो से पढ़ो सेंटेंस, बताओ। ये लिख लिया सभी स्टूडेंट्स? कंप्लीट, वेरी गुड। देखो यहाँ पे आर होगा, सम ऑफ द रिफॉर्म्स कहा जा रहा है ना, तो तुम लोग को ये समझना होगा कि इनडिफिनिट प्रोनाउंस बहुत बड़ा चीज है। और हमने तुमको ये कहा था आज की क्लास में भी कि बाबू जो कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन में इनडिफिनिट प्रोनाउन नहीं पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनडिफिनिट प्रोनाउन तो कोर हिस्सा है कंपटीशन क्वेश्चन का, वो पूछेगा ही पूछेगा, और वहीं से क्वेश्चन बनता ही है। ये जितना भी कर रहे हो ना, ये स्पेशली जो कर रहे हो, सब इनडिफिनिट प्रोनाउन का हिस्सा है। और जो तुम इसके बाद भी जो देख रहे हो सम वाला चीज, वो भी सम क्या फिक्स्ड है क्या? किसके बारे में बात करें? सम, इतना भी सम होता है, इतना भी सम ही होता है, ये जो हो ये भी सम ही हो, है ना? आज 2-3 हो जाओ वो भी सम ही है, तो फिक्स तो नहीं है। वो इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं ऐसे वर्ड्स को। देखो सम ऐसा वर्ड है, ऐसा बहुत कम वर्ड है जो सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है और वो प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्पेशली जो वर्ड्स दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें प्लूरल का बहुत बताया गया है। क्यों? कि सम ऑफ द रिफॉर्म्स अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इज बेनिफिशियल टू द इन्वेस्टर्स, यही है। तो सम ऑफ द रिफॉर्म्स तो प्लूरल है ना जी। जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो वहाँ पे आर होगा, सिंपल। बट मान लो कि सम ऑफ द पिज्जा, लेट्स से एग्जांपल, सम ऑफ द पिज्जा आर स्टिल अनईटन बाय XYZ, लेट्स से नेम, तो क्या होना चाहिए? वहाँ पे आर होना चाहिए, जो हम बोले हैं वो करेक्ट है, या फिर वहाँ पे इज होना चाहिए? इज होना चाहिए, क्योंकि एक पिज्जा है, एक पिज्जा का छोटा हिस्सा भी लोगे तो वो सिंगुलर ही होगा। ये बताए थे ना उस दिन, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। तो सम कैन बी यूज्ड एज योर बोथ। पहले इसको लिखा देते हैं, तुम लोग करेक्ट कर लो। सम ऑफ द रिफॉर्म्स announced by the finance minister
is beneficial to the investors. करेक्ट। तो देखो यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो कि सम क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर सिंगुलर। ये हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि रिफॉर्म्स प्लूरल है तो यहाँ से सम का मीनिंग आ जाएगा प्लूरल, समझे ना, यहाँ से मीनिंग आ जाए प्लूरल। जब ये मीनिंग प्लूरल आ जाएगा तो जाहिर सी बात है इज हो ही नहीं सकता, उसके लिए तुमको प्लूरल रखना पड़ेगा, आर रखना पड़ेगा। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल बताया मैंने, और दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे देखो पहले ये लिख लेते हैं, उसका दूसरा करते हैं। सम ऑफ द पिज़्ज़ा इज ईटन बाय, लेट से दूसरा कर, ईटन बाय राहुल। ठीक है, सम ऑफ द पिज़्ज़ा इज ईटन बाय राहुल। तो यहाँ पे देखो पिज़्ज़ा क्योंकि सिंगुलर था, यहाँ पे लिखो ये सिंगुलर था। अब यदि इसका बात करेंगे सम का, तो ये भी सम क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी हमें सिंगुलर दिखने चाहिए, तो ये वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो गया, समझे ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, प्लूरल हो रहा था, यहाँ पे सिंगुलर। तो वही तो लिखे हैं कि सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका कोई तय नहीं है, किसके कितना बारे में कितना है, ये अमाउंट कितना कुछ है पता नहीं है। और इट कैन बी यूज्ड एज योर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे इस तरह का इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर के रूप में भी यूज हो सकता है एज वेल एज प्लूरल के रूप में भी यूज हो सकता है। इसका चार्ट हम बता चुके हैं। जैसे मोस्ट, एक एग्जाम्पल लो, मोस्ट एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि मोस्ट भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसको हम सिंगुलर की तरह यूज कर सकते हैं एज वेल एज प्लूरल की तरह। अभी तक तो तुम लोग जानते हो कि मोस्ट तो प्लूरल की तरह यूज करते हैं, है ना, बट यस सिंगुलर की तरह यूज कर सकते हो। पहले देखते हैं हम लोग प्लूरल की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो देखो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स हैं, ये प्लूरल है, देखो यहाँ पे प्लूरल है, ये पावर ड्रॉ कर रहा है यहाँ से, तो जाहिर सी बात है आर ही होगा यहाँ पे, समझ गए ना। दूसरा एग्जांपल देखो, मोस्ट ऑफ बिहार इज फ्लडेड। देखो बिहार एक स्टेट के बारे में बोले हम। अब एक स्टेट क्या है, सिंगुलर है ना जी, सिंगुलर है। चूंकि सिंगुलर से पावर डिराइव कर रहा है तो ये भी क्या सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। समझ में आया ना। मोस्ट ऑफ बिहार इज फ्लडेड ड्यू टू चेंज ऑफ कोसी रिवर। लेट्स से कोसी रिवर से आता है कि नहीं आता है बात। तो देख रहे हो ना, बिहार हम एक सिंगल की तरह ले रहे हैं, उसका कुछ हम छोटा हिस्सा भी लेंगे या बड़ा हिस्सा भी लेंगे तो वो भी सिंगुलर ही होगा, वही चीज़ है। तो जैसे कि हमने इसमें सम का बात किया, इसमें हम लोगों ने मोस्ट का बात किया है। लिख लो तेजी से। और कितना है देखो उसमें, बस एक लास्ट है करके छोड़ देंगे, डोंट वरी। लास्ट ये भी क्वेश्चन उस दिन आया था। ठीक से देखोगे तो यस, ये हम लोग डील कर चुके हैं जो आने वाला है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको कर लो। देखो जिसका ग्रामर नहीं हुआ अच्छे से, उसका ग्रामर अच्छे से हो जाएगा, समझे। बट ये है कि क्लास में 100% फोकस के साथ रहना है, बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। देखो इसमें तुम लोग आर्टिकल का भी यूज करना सीखोगे। इस सेंटेंस में क्या लिखा गया है, द प्रेसिडेंट
द प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ of USA are elected every 4 years। करेक्ट, ये स्टेटमेंट है। बताओ क्या गड़बड़ हुआ है, बताओ जल्दी से बताओ। क्या होगा यहाँ पे? द प्रेसिडेंट एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर इलेक्टेड एवरी 4 years। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई नाउन हो, समझे? यहाँ पे समझते जाओ। यहाँ पे देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो या कि नाउन, एक ही बात है, नाउन ही सब्जेक्ट बनता है। कोई नाउन हो, उससे पहले द लगा हुआ हो, समझे ना, और उसके बाद कुछ भी आए तो दोनों ही सेम पर्सन्स के लिए आता है। क्यों? ये कैसे पता चला? विद द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट एंड द कमांडर ऑफ चीफ, इसका मतलब क्या है? वो सेम पर्सन के लिए बोला जा रहा है। यदि यहाँ पे पर्सन्स को अलग करना होता, बात समझो, यहाँ पे यदि पर्सन्स को अलग करना होता, द प्रेसिडेंट एंड द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर इलेक्टेड एवरी 4 years, तब यहाँ पे दो लग जाता तो दो अलग आदमी हो जाता, वो ये दो अलग पोस्ट हो जाता। बट चूंकि एक दो यहाँ पर लगा है, इसका मतलब सेम पर्सन्स के लिए दूसरा भी वर्ड्स आए हैं। समझ गया ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो ये चीज़ को लिख लो। यदि दो लग जाए आर्टिकल पहले, यानी कि आर्टिकल दो लग जाए नाउन और उसके साथ, तो यानी कि सेम पर्सन्स के लिए ही है। लिख लो ऐसे करके, सेम पर्सन्स। तो ये क्या है? दोनों ऐसे कर कर सकते हो, ये सेम पर्सन है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल, सेम पर्सन्स। जब सिंगल पर्सन आया है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो उसी तरह का एक एग्जांपल देख लो लास्ट। द डायरेक्टर एंड एक्टर, द डायरेक्टर एंड एक्टर was honored with the prize। सो प्राइज से ऑनर किया गया, नवाजा गया उसको। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टर और एक्टर क्या है? सेम पर्सन, सेम पर्सन। समझे? वो सेम पर्सन से कैसे पता चला? प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल द, समझे? और ये भी बताता है, ये भी क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो ये भी इस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है कि हाँ वो सिंगुलर पर्सन ही है। समझ गए निपुण? समझ में आ गया ना? तो दो का इतना बड़ा रोल है, ये भी एक आर्टिकल का गजब का एप्लीकेशन। समझ गए ना? That's it for today's class.